हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी की मेंस की आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हमारे जो क्वेश्चन हम डेली आंसर राइटिंग में कर रहे हैं वो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप डेली आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आपका मेंस में स्कोर नहीं बनने वाला है। और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उसमें डायग्राम वगैरह बनाने हैं, ये सारे हम इस क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे। कि इस क्लास में हम इन चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे इनको करना है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु आवश्यक उपाय बताइए। यूपीएससी और पीसीएस का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है ये, क्योंकि पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में भी पूछा जाता है और पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाएं जो है वो क्या है। पंचायती राज संस्थाएं और कब इनकी शुरुआत हुई थी। तो 2 अक्टूबर सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 को। कब होती है? 1959 को। कहाँ से होती है? राजस्थान के नागौर से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत होती है। लेकिन इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 24 अप्रैल 1992 को। कब दिया जाता है? 24 अप्रैल 1992 को। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में जो हुआ था। 24 अप्रैल 1992 से 24 अप्रैल के दिन ही हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 1992 में ये अधिनियम आया था, लागू हुआ, और जो है 1993 से ये लागू हुआ था। 1992 में ये जो संविधान संशोधन हुआ था। तो क्वेश्चन में हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं कि आंसर हमें लिखना कैसे है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं आप, तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में बांट लीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में पंचायती राज के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनके बारे में। और उसके बाद में हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में पंचायती राज। तो भूमिका में हम पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? भूमिका। तो इसमें हम लिखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। स्वशासन यानी स्थानीय स्तर पर शासन करने की प्रणाली क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। जिस प्रकार यानी जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, जिस तरह से नगर पालिकाओं और उप नगर पालिकाओं द्वारा शहरों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। किसको? पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था। तो ये तो हो गई भूमिका। इसमें हमें पंचायतों के बारे में बताना है, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में कि ये इन्हें कब संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनका क्या कार्य होता है? ग्रामीण स्तर पर स्वशासन को चलाना। तो अभी हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष आती है। तो सबसे पहले वित्तीय निर्भरता। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? वित्तीय निर्भरता।
राज्य सरकारों के धन के अपर्याप्त अंतरण के कारण पंचायती राज संस्थाओं को अक्सर वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे स्थानीय विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की इनकी क्षमता समाप्त हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो राज्य सरकारों के द्वारा धन का वितरण किया जाता है, जो धन पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है, वो ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता। और दूसरी बात तो आपको पता ही है कि जितना भी धन ग्रामीण विकास के लिए दिया जाता है पंचायती राज संस्थाओं को, तो जो भी सरपंच और पंच होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। जितना भी पैसा आता है वो गांव के विकास पे बाद में लगाने की कोशिश करते हैं और पहले अपना विकास करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कि गांव में जो भी सरपंच या पंच चुने जाते हैं, 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में अपने अच्छी कोठी बंगले वो बना लेते हैं, अच्छी जमीन जायदाद बना लेते हैं। गांव के विकास का वो बाद में ही सोचते हैं, पहले वो अपने विकास का ही सोचते हैं। किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, जो भी व्यक्ति 5 साल तक सरपंच रहा है, उसके पहले के और बाद के हालात जो हैं कैसे हैं, तो वो अपने किससे बना है, वो तो जो सरकार के द्वारा पैसा आ रहा है उसी से। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो भी व्यक्ति सरपंच पद के लिए चुना जाता है, वो कैसे चुना जाता है कि गांव के लोगों से वोट खरीद के वो सरपंच बनता है। और ये एक बहुत ही विडंबना है क्योंकि भारत में जो है अभी भी शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा कमी है। जब तक लोग इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है। तो वित्तीय निर्भरता इसके सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। कुछ तो पूरी तरह से वित्त जो है प्राप्त नहीं होता है, अगर होता है तो उसको सही ढंग से ग्रामीण विकास में नहीं लगाया जाता है। दूसरा है प्रशासनिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? प्रशासनिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। सरकार के अधिक हस्तक्षेप, नौकरशाही, बाधाएं और राजनीतिक प्रभाव से अक्सर पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। यानी पंचायती राज संस्थाएं जो होती है उनमें किनका हस्तक्षेप रहता है? राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है और नौकरशाही का हस्तक्षेप भी रहता है, जिससे इनमें क्या होता है कि स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इनका हस्तक्षेप भी इनके समक्ष एक प्रमुख चुनौती है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा क्षमता निर्माण। निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण के साथ कौशल विकास कार्यक्रम की कमी से वह प्रभावी ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी पंच या सरपंच चुने जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि गांव का विकास करना कैसे है। उनके अंदर प्रशिक्षण और कौशल विकास यानी कौशल दोनों की कमी होती है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है पंचायतों में, पंचायती राज संस्थाओं में, सरपंच पद के लिए हो चाहे या वो पंच पद के लिए हो, तो जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले तो क्या होना चाहिए, उसको इस काम में क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण यानी कौशल उसके अंदर ये होना चाहिए। क्योंकि जब तक कौशल की कमी होगी वो प्रभावी ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा, और इसके लिए मैंने अभी आपको बताया भी था, क्योंकि गांव में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट खरीद कर लोग इस पद तक पहुंचते हैं, तो फिर वो गांव के विकास पे भी ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे लोगों को वो पैसे के बल पर क्या करते हैं कि अपने वोट खरीदते हैं, तो उनको कौशल से कोई मतलब ही नहीं है कि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। अगला है सामाजिक और लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या है? सामाजिक और लैंगिक पूर्वाग्रह। ये क्या है कि सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव, खासकर महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व के मामले से पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। महिलाओं के मामले में अगर हम देखें तो क्या होता है कि अगर कोई महिला सरपंच पद पर चुनी भी जाती है तो क्या होता है कि वो सिर्फ उस पद के लिए चुनी जाती है, लेकिन जो काम संभालने का काम होता है यानी पंचायत से संबंधित जो भी कार्य करने होते हैं वो उस घर के पुरुष ही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि महिलाओं से जो संबंधित समस्याएं, और ज़्यादातर गाँव में जो समस्याएं होती है वो महिलाओं से या किसानों से संबंधित ही होती है। तो महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं होती है वो पुरुष लोग उस समस्याओं का बहुत ही प्रभावी ढंग से जो है नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि ये
जिसकी वजह से क्या है कि ये जो है एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनी हुई है किसके सामने, पंचायती राज संस्थाओं के सामने। सामाजिक पदानुक्रम का मतलब यहाँ ये हो गया कि समाज में जब एक व्यक्ति जो सरपंच बनता है तो आगे उसी के परिवार के सदस्य आगे इसी पद पर बने रहते हैं। तो बाकी के जो गांव के लोग हैं वो अगर गांव के विकास की तरफ ध्यान भी देना चाहते हैं तो वो नहीं दे पाते, क्योंकि एक तो क्या रहता है कि वो इस पद पर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि चुनाव लड़ सकें, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये तो हो गई पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। अभी हम बात करते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। किसको मजबूत करने के लिए? पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। अभी हमने चुनौतियों में क्या पढ़ा था कि जो वित्तीय समस्या है, तो अब जो समाधान है उसमें हमें क्या लिखना होगा कि जो पर्याप्त वित्तीय संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाए ताकि जो ग्रामीण विकास है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। देखिए, अगर आपको चुनौतियों का पता है तो समाधान तो आप वैसे ही लिख ले जाएंगे। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण यानी जो भी व्यक्ति इस पद के लिए चुने जाते हैं उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनमें ग्रामीण विकास की क्षमता हो सके। दूसरा है स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण, यानी उन्हें स्वायत्तता दी जाए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव नहीं होना चाहिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय। देखिए, आजकल आपको पता है कि जब से संचार प्रौद्योगिकी यानी नेट का जितना भी ज़्यादा उपयोग हो रहा है, लोग जो है जागरूक भी हो रहे हैं। इससे अगर नुकसान है तो उसके फ़ायदे भी हैं। किसके? सूचना प्रौद्योगिकी के, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी होती है तो लोग इसके बारे में जागरूक भी होते हैं। निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना। ये क्या है कि जैसे किसी भी गांव में अगर कोई व्यक्ति सरपंच बन रहा है तो वो उस गांव का विकास अच्छे ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या किया जाए, एक निरीक्षण तंत्र बनाया जाए। यानी वहां जाकर गांव में जाकर प्रत्येक गांव में जाकर निरीक्षण किया जाए कि जो पैसा वहां तक पहुंच रहा है ग्रामीण विकास के लिए वो गाँव के विकास में लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगला है सामाजिक समावेशन और लैंगिक समानता। सामाजिक समावेशन यानी समाज में इस पद तक पहुंचने के लिए जो भी काबिल व्यक्ति है उन सभी को मौका मिलना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ पैसे के बल पर चुनाव लड़के ही आगे व्यक्ति जो है इस पद तक पहुंचे। और लैंगिक समानता यानी महिलाओं को, अगर कोई भी महिला इस पद तक पहुंचती है तो वो ही उस गांव में जो है जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कार्य है तो वो खुद उन कार्यों को संभाले, न कि उस जो घर के पुरुष हैं वो उस कार्य को करें। तो ये क्या हो जाएगा? लैंगिक समानता। तो ये तो हो गए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय। अभी हम बात कर लेते हैं निष्कर्ष पर कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। अभी हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। पंचायती राज संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। क्या किया है? पंचायती राज संस्थाओं ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और स्थानीय विकास को, यानी जमीनी स्तर तक लोकतंत्र और स्थानीय विकास यानी स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अनेक चुनौतियां आज भी पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष बनी हुई है, लेकिन पर्याप्त संसाधन, क्षमता निर्माण, स्वायत्तता, सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के साथ ही प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर भारत में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है। किसको? स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है और जमीनी स्तर पर भागीदारी पूर्ण लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं।
जब भी आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आप वीडियो में देखते हैं उसके बाद उस क्वेश्चन को आपको खुद से लिखना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने वाली नहीं है और ना ही आप फिर उसको क्वेश्चन को एग्जाम में लिख पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद एक बार आपको खुद से लिखना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम आप वैसे ही लिखें जैसे मैंने लिखा है, आप कुछ अलग लिख सकते हैं, लेकिन अलग लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन से हटकर ही लिखें। आपको क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही काम करना है। जिस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी तरह से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है उसी अनुसार आपको इन चीज़ों को लिखना है। जैसे मैंने इसमें क्या लिखा है, समाधान, तो समाधान और भी बहुत से हो सकते हैं। चुनौतियाँ भी, ये नहीं है कि सिर्फ इतनी चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ और भी बहुत सारी है पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष, लेकिन आपको ये नहीं है कि पूरे पेपर में लिखते ही जाना है। लिखने जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको आपको इसमें लिखते जाना है। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष है, तो जितनी आपको 3-4 याद है इम्पोर्टेंट वो आप इसमें लिख दीजिए और थोड़ा सा उनका एक्सप्लेन कर दीजिए। जहाँ डायग्राम से काम चल सकता हो वहाँ डायग्राम बना दीजिए, लेकिन ये नहीं है कि डायग्राम ऐसे बनाए कि कुछ भी समझ में नहीं आ रखा है, कुछ भी लिखा है। आपका जो डायग्राम बना है तो उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको मजबूत करने के उपाय। तो अगर आपने लिखा है पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना, तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर इनको मजबूत करना है तो इनको पर्याप्त जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाया जाए, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस तरह से अच्छे से उनका जो अर्थ है वो भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख दिया कि उनका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।